क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का जो है 7वां चैप्टर है, गति। मोशन क्या होता है, गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, चाल कैसे निकाली जाती है, औसत चाल, वेग किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, त्वरण कैसे किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, और इस टॉपिक से सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो ये आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर, ठीक है। ये साइंस 9th एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, गति। मोशन क्या होता है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ही व्यवहारिक पूछे जाते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा, ठीक है। यहाँ लिखा है, दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को हम गतिमान अवस्था में देखते हैं। जैसे एक पुस्तक अगर रख देते हैं तो विराम अवस्था में रखी हुई है जब तक उस पर हम कोई बाहरी बल न लगाएं, और कुछ वस्तुएं होती हैं जो हमेशा गतिमान अवस्था में रहती हैं, ठीक है। जैसे उड़ते हुए पक्षी जो है और मछलियाँ जो तैरती हैं हमेशा गतिमान अवस्था में रहती हैं। रक्त का प्रवाह भी गतिमान अवस्था में रहता है, सिराओं और धमनियों में जो होता है, तथा मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु अणु ग्रह तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान होते हैं। ये हमेशा इसमें गतियाँ होती रहती हैं, ठीक है। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिसमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य भी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनके गति के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने या पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये अप्रत्यक्ष गति के उदाहरण हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त, मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण होते हैं। तो ये क्या कारण होते हैं, तो चाहे मौसम बदल रहा हो और चाहे सूर्यास्त और सूर्योदय हो रहा हो, ये दोनों घटनाएं कैसे होती हैं, सूर्य जो पृथ्वी हमारी होती है उसके घूर्णन और परिक्रमण के कारण। तो घूर्णन और परिक्रमण भी एक गति हो गई पृथ्वी की। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है, तो बिल्कुल है। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा वायुमंडल भी साथ में घूमता है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता है। आगे लिखा है, किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं। जैसे देखा होगा कि लगता है कि पेड़ पौधे जा रहे हैं और हम जो है गाड़ी में स्थिर बैठे हुए हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है, ठीक है। तो जो बाहर है उसको लगता है कि बस गति कर रही है, और जो बस में बैठा हुआ उसको लगता है कि पेड़ पौधे गति कर रहे हैं। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों को विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं, इसी सबको हम गति के अलग अलग नियमों के द्वारा हम इसको देखेंगे। बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गति करती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो सीधी रेखा में गति करती हैं, तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वृत्तीय गति में गति करती हैं, ठीक है। लिखा है आगे, हो सकती हैं, कुछ घूर्णन कर सकती हैं एवं कुछ कंपन कर सकती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। मतलब कुछ में ऐसा भी हो सकता है कि वो घूर्णन भी करे और जो साथ साथ में सीधी लाइन में भी चल सकती है। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में पूरे में हम रेखीय गति और वृत्तीय गति के बारे में ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। लिखा है यहाँ पे, सोचें और करें। लिखा है कि हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित और अनियंत्रित हो। जैसे बाढ़ वाली नदी जो बहुत ज़्यादा तेज आ जाती है, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर
नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना और उन्हें नियंत्रित करने के लिए विषय में जानना आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो गति अनियंत्रित करती है तो खतरा उत्पन्न हो जाता है, और नियंत्रित करती है तो मानव के लिए उपयोगी हो जाता है, जैसे विद्युत का उत्पादन। ठीक है, अब लिखा है गति का वर्णन। तो गति का वर्णन लिखा है, तो लिखा है कि हम किसी वस्तु की स्थिति को एक जो है निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम किसी भी जो है वस्तु की स्थिति एक बिंदु रख करके निर्धारित कर सकते हैं कि वो कहाँ से गति कर रहा है। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर जो है उत्तर दिशा में स्थित है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश बिंदु हो गया। हम दूसरे जो है निर्देश बिंदु का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, कि मतलब यह स्थान गांव है और यह स्थान रेलवे स्टेशन है। तो हमें एक निश्चित कोई बिंदु कहीं न कहीं रख करके उसका अनुमान लगाने के लिए करना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। तो उसे हम मूल बिंदु के नाम से जो है व्यक्त करेंगे। अब बात करेंगे हम सरल रेखीय गति क्या होती है, फिर हम वृत्तीय गति की बात करेंगे। सरल रेखीय गति कैसे होती है इसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है। लिखा है गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। ठीक है, ऐसे अपनी वस्तु अपनी गति बिंदु O, मान लो ये O है, O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। मान लो निर्देश बिंदु हो गया। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तु की स्थितियों में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अलग अलग करके पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इस जो है इसके पश्चात जो है यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 0 है और यहाँ पर आपका A लिखा है। तो इसमें कह रहा है कि कभी ये आगे तो कभी पीछे, ऐसे करके गति को बताया गया है। तो लिखा है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी जो है O A, ठीक है, प्लस A और C अर्थात 60 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया, 60 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। तो यहाँ से जब वापस आएंगे तो ये 35 किलोमीटर हो गया टोटल। ठीक है, तो 95 किलोमीटर यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं इसने कहा कि सबसे पहले हम O से A तक गए, तो टोटल कितना हो गया, 60 किलोमीटर। ठीक है, और A से C तक आए तो 35 किलोमीटर। तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल जो है अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि गति की दिशा की। तो अंकीय मान की आवश्यकता होती है, गति की दिशा की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिणाम होता है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति 0 से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक विस्थापन का अंकीय मान देता है कि वो कहाँ से कहाँ तक गया है, जैसा भी आपको यहाँ पर बताया गया था। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। इस वस्तु को विस्थापन किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक और अंतिम वस्तु की बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये आपका प्रारंभिक दूरी और ये अंतिम दूरी, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। ठीक है, क्या विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? ठीक है, जैसा कि यहाँ उदाहरण में दिया गया है, O से जो है मतलब जिसे O क्या 0 से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिणाम भी 60 किलोमीटर होगा। ठीक है, 0 से अगर हम A तथा पुनः B तक गति के
द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें तो 60 + 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 85, जबकि विस्थापन का परिणाम 35 ही होगा। ठीक है, विस्थापन कितना होगा? 35 ही माना जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जब हम A से B तक आते हैं तो यही विस्थापन हो गया, क्योंकि A तो प्रारंभिक बिंदु और B अंतिम बिंदु, तो बीच वाला क्षेत्र क्या हो गया? तो ये 35 ही माना जाएगा, जैसा यहाँ पर बताया गया। तो विस्थापन कितना होगा? 35 किलोमीटर ही होगा। इसीलिए विस्थापन का परिणाम 35 तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं होगा। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिणाम 0 हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी 0 नहीं होती है। ये बात याद रखना, विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी 0 नहीं होती है। यदि यह हम मान लेते हैं कि वस्तु की गति करते हुए पुनः 0 तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है। ठीक है, जहाँ से हम शुरू करते हैं वहीं पर आकर क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम 0 से शुरू किए और यहाँ पर गए और यहाँ से फिर वापस आए हम यहाँ, तो हमने क्या किया? समाप्त कर दिया। तो प्रारंभिक स्थिति जो है और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाएंगे। जैसा भी मैंने बताया कि यहाँ 0 से चलेंगे, 60 गए और 60 से फिर वापस हम कहाँ गए? 0 पे आ गए। अब होगा क्या? अतः विस्थापन 0 हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? लिखा है कि यद्यपि इस यात्रा में तय की गई दूरी जो है 0 और A, तो यहाँ 0 है, हम 0 से गए A तक, से 60 हो गया, और फिर जो है A से हम फिर 0 की आए तो फिर 60 हो गया, वापस आ गए, तो याद क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस प्रकार दो भिन्न भौतिक राशियों दूरी और विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में और दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। तो याद रखना, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए ही दूरी और विस्थापन का हम प्रयोग करते हैं। अब आपको इस समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि दूरी और विस्थापन का क्या संबंध होता है, खास करके जब हम सीधी रेखा में गति करते हैं तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे जो है क्रियाकलाप 1, लिखा है 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उस किनारे से होते हुए जाइए। अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम को बांटिए। मतलब एक तरह से आप ये बता सकते हैं कितनी हम दूरी तय किए और उसका कितना विस्थापन है। तो इस तरह के जो है हमें क्रियाकलाप बता करके व्यवहारिक जो है याद कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक उदाहरण और भी है। लिखा है स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। यहाँ लिखा भी है, इस यंत्र को हम ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर से हम क्या करते हैं? किसी भी गाड़ी की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ओडोमीटर क्या होता है आप इस मैप पे देख सकते हैं। आप देखा होगा गाड़ियों में ऐसे ही ओडोमीटर लगा होता है। ठीक है, लिखा है आगे, एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली जो है ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और प्रारंभिक पाठ्यांकों के बीच का अंतर जो है कितना है? तो 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच के विस्थापन के परिणाम को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो, ये अगर हम मैप बनाते हैं तो ये नई दिल्ली यहाँ पर है, भुवनेश्वर यहाँ उड़ीसा में है, तो इसके दूरी यहाँ पे की जो दूरी है इसके विस्थापन का अनुमान हम आप आसानी से लगा सकते हैं अगर हमें उसकी दूरी का पता हो जाए। ठीक है, तो हमें ये भी मालूम चल गया कि दूरी ज्ञात करने के लिए ओडोमीटर का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है एक समान गति और असमान गति क्या होती है? जब एक समान गति से कोई चीज चले और असमान गति से चले तो ये क्या होता है, इसको बारे में हम समझते हैं। और ये बिल्कुल व्यवहारिक चीज बताया गया है इस एनसीईआरटी में, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है फिजिक्स साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। इससे जुड़े हुए मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो भी आगे हम 1-2 मैथ के क्वेश्चन भी हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो है उस क्वेश्चन का उत्तर निकाला जा सकता है। ठीक है, लिखा है कि माना कि एक वस्तु एक सीधी रेखा पर चल रही है। ठीक है, माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर और चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करती है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय कर सकती है, क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। तो समय एक ही समय में और समान दूरी तय कर रही है। ठीक है, तो एक समान गति हो गई।
तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। कितना अच्छे से एग्जाम्पल देकर इसको समझाया गया कि एक समान गति किसे कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखा है इसी तरह की गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, वो ये असमान गति के कुछ उदाहरण होते हैं। तो कभी दूरी मतलब गाड़ी तेज चलती है तो कभी धीमी चलती है। तो ऐसी स्थिति में कभी जो है दूरी जो है क्या कहते होती है, असमान गति हो जाती है। और उस ऐसी स्थिति में कभी जो है हम देखेंगे तो हमारी स्पीड कम और कभी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि गति की दर का मापन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे एक जो है चित्र दिया गया है, एक गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है। तो कभी कभी देखा होगा, बताता है कि उसकी गेंद कितनी स्पीड से फेंकी गई, कितने किलोमीटर आवर से गेंद फेंकी गई है। तो कभी कभी 140, 143, 135 ऐसे बॉलर की गति वहाँ पर आप टीवी में अक्सर देखे होंगे। ठीक है, कभी आप जब गाड़ी पे जाते हैं और कहीं पे साइन बोर्ड बना होता है तो वहाँ लिखा होता है निर्धारित चाल कितनी हो चाहिए। तो जो ट्रक होता है उसका 40 लिखा होता है और गाड़ियों का 50 लिखा होता है। ठीक है, तो ऐसे इसका क्यों लिखा गया है इसको, इसका मतलब है कि उतनी ही स्पीड में उस गाड़ी को चलाना है। ठीक है, लिखा है आगे कि किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेती हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जैसे बस है तो ट्रेन है या फिर आपका चाहे वो बैलगाड़ी है, तो सबका जो है निश्चित दूरी तय करने के लिए सबका अलग अलग समय लगता है, क्योंकि सबकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है, सबकी गति अलग अलग होती है। इनमें से कुछ तेज चलती है तो कुछ धीमे चलती है। जैसे ट्रेन तो बहुत तेज चलेगी लेकिन बैलगाड़ी धीमे चलेगी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति कर सकती हैं। मतलब अलग अलग वस्तुएं हैं वो समान जो है क्या कहते हैं, समान दर से गति कर सकती है। जैसे ट्रेन बैलगाड़ी की स्पीड में भी चल सकती है, बहुत धीरे धीरे भी चल सकती है। ठीक है, बस भी बहुत धीरे धीरे चल सकती है। तो सबकी अलग अलग वस्तुएं होते हुए भी वो एक समान गति से चल सकती हैं, लेकिन वो उनकी गति अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो सबकी गतियां क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो ट्रेन को भी बहुत धीरे धीरे चलाया जा सकता है। ठीक है, लिखा है कि वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो चाल किसे कहते हैं, अब आपके समझ में बात आ गई होगी। तो चाल कभी धीमी हो सकती है और कभी तेज हो सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इस चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे जो है हम इस तरह से चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चाल का अन्य जो है मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, इसको इस तरह देखते हैं। और किलोमीटर जो है प्रति घंटा भी होता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। तो चाल के 3 मात्रक हैं, आप तीनों को याद रख सकते हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चाल का मात्रक एक मीटर प्रति सेकंड है, दूसरा चाल का अन्य मात्रक में सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और एक है किलोमीटर प्रति सेकंड है। तीनों है, तो एक मीटर में, एक सेंटीमीटर में और एक किलोमीटर में, तीनों में जो है चाल को हम माप सकते हैं। आगे लिखा है वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। तो याद रखना वस्तु की गति को हम व्यक्त किसमें करते हैं, परिणाम में व्यक्त करते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया भी है। यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होंगी, इसीलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी के कुल दूरी को कुल समय अवधि में भाग दे करके प्राप्त किया जा सकता है। अब इसको अगर हम एक प्रैक्टिकल के माध्यम से, एक मैप के माध्यम से, मैथ के माध्यम से समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो है सूत्र दिया गया है, तो क्या दिया गया है, औसत चाल क्या होती है, तो तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, यदि वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी, ये आपका सूत्र दिया गया है। ठीक है, अब यही चीज़ें एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अगर हमें चाल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो तय की गई दूरी, कुल दूरी और जो है कुल समय। तो कुल समय भी है और कुल दूरी है, जब उससे हम भाग देते हैं तो हमें औसत चाल का पता चल जाता है। यही सब क्वेश्चन व्यवहार में, मैथ में और खास करके फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन भी जो है अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, आगे लिखा, आइए इसे उदाहरण द्वारा समझें। एक कार 2 घंटे में
जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी औसत चाल 50 किलोमीटर पर आवर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर आवर की चाल से नहीं चली होगी। कुछ समय यह इससे अधिक तो कुछ समय इससे कम चाल में चली होगी, तभी क्या निकल के आया, औसत निकल के आया ना। तो औसत में क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है। तो ऐसा हुआ होगा कार कि कभी तेज चली होगी तो कभी धीमी गति से चली होगी। ठीक है, तो इसका क्या निकल गया, औसत चाल। तो औसत चाल कम और ज़्यादा का औसत निकाल के ही निकालते हैं। अब जो एग्जाम्पल यहाँ समझाया गया है, यही सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें उसका बेसिक पता नहीं होता है। और हमारे चैनल का यही उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ उपलब्ध कराया जाए जो बेसिक चीज़ें हों। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है, यहाँ पर एक मैथ का सवाल दिया गया है, फिजिक्स मैथ का दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितना अच्छा सवाल है ये है। बेसिक, आपका बेसिक समझने के लिए, आपका बेसिक मजबूत करने के लिए सवाल बहुत ज़रूरी है, ऐसे सवालों को समझना। लिखा है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी जो है 4 सेकंड में तय करती है और पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो पहले हम इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे, ये 32 हो जाएगा और ये 4 है और ये 6 है, तो ये हो गया समय हो गया। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो हमें उसका उत्तर पता चल जाएगा। शायद इसी को आगे यहाँ देखो बताया भी गया है। लिखा है वस्तु की द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, 16 + 16 32 हो गया। लिया गया कुल समय कितना है, 4 और 2 6 सेकंड। औसत चाल निकालना है तो क्या होगा, तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, तो 32 और 6 को जब हम भाग देंगे तो ये आपका क्या निकल जाएगा, वस्तु की औसत चाल निकल जाएगी। अब ये कितना आसानी से चीज़ों को बताया गया। यही सब क्वेश्चन जब मैथ में और फिजिक्स में पूछा जाता है तो लगता है कि ये जो है बहुत कठिन क्वेश्चन है, लेकिन जबकि एनसीईआरटी जब बेस पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें आसानी से पता चल जाती हैं। तो किसी भी वस्तु की चाल कैसे ज्ञात करना है, औसत चाल कैसे ज्ञात करना है, अब इससे ज़्यादा सरल चीज़ें कोई क्या बताएगा। ठीक है, तो जो बात एनसीईआरटी में बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है दिशा के साथ चाल क्या होती है। तो लिखा है किसी वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। मतलब अगर किसी वस्तु की गति जो होती है उसकी दर जो है और भी व्यापक हो सकती है। अगर कैसे, अगर हम उसकी चाल के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त करें। अगर हम उसकी चाल के साथ साथ अगर दिशा को व्यक्त करें तो दिशा के साथ चाल जब व्यक्त करते हैं तो उसकी वो किसी भी वस्तु की गति की दर और व्यापक हो सकती है। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उसे वेग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, हम वेग कहते हैं। तो वेग भी एक जो है सदिश राशि है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और सदिश राशि क्योंकि इसका परिणाम और जो है दिशा दोनों पता है। तो याद रखना, जब इसका परिणाम और दिशा किसी का दोनों पता चलता है तभी तो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, लिखा है अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। याद रखना, जब हम एक निश्चित दिशा में कहीं चलते हैं जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कितनी छोटी और कितनी इंपॉर्टेंट परिभाषा यहाँ पे बताई गई है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। कभी वेग क्या होगा, स्पीड कभी ज़्यादा हो सकती है तो कभी कम हो सकती है। या वस्तु की चाल गति की दिशा और दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। मतलब वस्तु की चाल के साथ भी, गति की दिशा और दोनों के साथ भी परिवर्तन हो सकती है वेग में। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही है तो हम इसके गति की दर के परिणाम को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। किसके द्वारा हम करते हैं, औसत के द्वारा। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। ठीक है, आगे लिखा है यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। तो औसत वेग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2। ठीक है, और इसके द्वारा हम क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग की गणना कर लेते हैं। ठीक है, अब औसत जो है, औसत चाल और औसत वेग को कैसे ज्ञात करें हम। तो लिखा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल जो है 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल कितनी है और उसका औसत वेग कितना है। तो यहाँ सवाल को देखो, यहाँ लिखा भी गया है, हल किया गया है। लिखा है उषा द्वारा 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी कितनी थी, 180 मीटर, क्योंकि वो गई भी और वापस भी आई है। 1 मिनट में जो है उषा का विस्थापन कितना था,
जीरो। क्यों? क्योंकि विस्थापन मैंने बताया था अभी कि अगर जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं और दूसरी जगह जाते हैं और फिर वापस आते हैं, तो हमने तो दूरी तय कर लिया है इधर इधर जा करके, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का क्या होता है? बीच का वो होता है। तो प्रारंभिक अंतिम बिंदु तो दोनों एक ही है ना यहाँ पर, किसका? ऊषा का। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 मीटर हो जाएगा। औसत चाल क्या होगा? तो तय की गई कुल दूरी और लिया गया कुल समय, तो 180 जो है मीटर को 1 मिनट बराबर जो है, अगर इसको हम करेंगे तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? जो है 60 मिनट। और इसको जब हम गुणा करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा? जो है चाल पता चल जाएगी। दूसरी तरफ औसत वेग कैसे? तो विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। तो विस्थापन और लिया गया कुल समय कितना होगा? तो विस्थापन कितना हुआ? यहाँ पे 0 हुआ है और लिया गया समय कितना है? 60 सेकेंड का। तो आपका ऊषा की औसत जो है चाल कितनी, ये पता चल गया, और औसत वेग कितना है ये पता चल गया। ठीक है, अब इतना इंपॉर्टेंट तरीके से जो ये सवाल सरल तरीके से बताया गया है, अगर इसको हम बेसिक तरीके से मजबूत कर लेते हैं तो ऐसे कितना भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से कर लेंगे और हमारे नंबर अपने आप एग्जाम में बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब लिखा है वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है। तो लिखा है किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। ठीक है, अगर हम लोग किसी वस्तु की एक समान गति चलती रहती है तो सरल रेखीय जो गति के दौरान क्या होता है? समय के साथ वेग क्या होता है? नियत रहता है। ठीक है, इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य हो जाता है। यद्यपि असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है, तो कभी क्या होगा? असमान गति है तो कभी वेग कम होगा, कभी वेग ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मान विभिन्न समयों पर और विभिन्न जो है बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार किसी भी समयांतराल पर वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य नहीं होता है। क्या अब हम वस्तु के वेग में परिवर्तन को व्यक्त कर सकते हैं? तो इसको हम जरूर व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करेंगे? इसी चीज को यहाँ पर एक जो है फार्मूले के द्वारा बताया गया है। तो लिखा है इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें एक अन्य भौतिक राशि त्वरण के बारे में जानना होगा। तो त्वरण क्या होता है? यह भी एक सदिश राशि है। ठीक है, लिखा है जो कि एक वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग परिवर्तन की माप होता है। तो वेग के परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो लिखा है त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और लिया गया कुल समय। तो यदि एक वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग जो है u से t समय में बदल कर b हो जाता है, तो त्वरण क्या होगा? उसी का सूत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो लिखा है इस प्रकार की जो गति होती है, गति को त्वरण गति कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में तो इसे धनात्मक लिया जाता है, तथा यह यदि वेग की विपरीत दिशा में होता है तो इसे हम ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक है, तो त्वरण जो है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। ठीक है, आगे लिखा है यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और जो है इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को जो है क्या कहते हैं? एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण होता है। याद रखना, स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही है तो एक वस्तु की जो गति समान रूप से होती है उसे क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। दूसरी ओर एक वस्तु असमान त्वरण चाल से चलती है, यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार सीधी रेखा में चलते हुए समान समयांतराल में असमान दर से चाल को परिवर्तित करती है, तब वो कहा जाता है कि कार असमान त्वरण के साथ गतिमान है। ठीक है, तो जो ये उदाहरण बताया गया है, अब इससे आप त्वरण के बारे में आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक समान वृत्तीय गति की बात करेंगे। अभी तक हमने एक रेखीय गति की बात किया था, अब हम लोग एक समान वृत्तीय गति, जो वृत्तीय गति होती है, हम उसकी बात करना शुरू करेंगे और उसके एग्जाम्पल को हम समझेंगे। तो लिखा है जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब हम कहते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। जब वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो कि वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिणाम या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। तो जो वेग में परिवर्तन होता है वो वेग जो क्या होता है? तो याद रखना, गति या परिणाम के कारण, दोनों या दोनों के कारण हो सकता है।
क्या आप एक उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जिसमें एक वस्तु अपने वेग के परिणाम को नहीं बदलती परंतु अपनी दिशा की जो है अपनी गति की दिशा को बदलती है? ठीक है, तो परिणाम को तो नहीं बदलती लेकिन गति की दिशा क्या करती है, बदल देती है। तो लिखा है, आगे एग्जाम्पल बताया गया है कि किसी बंद पथ मार्ग पर एक वस्तु की गति का उदाहरण ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे 7.8 नामक चित्र में जो है इसमें दिया गया है, आप ये देख सकते हैं, जैसे ये वाला चित्र है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, आयताकार पथ है। ये आयताकार पथ पे जो हम चक्कर लगाते हैं उसको बताया जाती है ए, बी, सी और डी दिया गया है। तो इसको पहले हम देखते हैं। तो लिख रहा है यहाँ पर किसी पथ मतलब किसी एथलीट धावक को एक आयताकार पथ ABCD के अनुदिश जो है दर्शाता है। माना एथलीट पथ के सीधे भागों AB, BC या CD और DA एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आपको पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर वह शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। जब वो कोने पहुंचेगा तो अपनी चाल शीघ्रता से क्या होता है, यहाँ पर बढ़ा देगा। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार अपनी गति की दिशा को बदलना पड़ेगा। तो ठीक है, जहाँ जहाँ पे घूमेगा तो वहाँ गति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यह स्पष्ट है कि आयताकार पथ पर एक चक्कर लगाने के दौरान उसने 4 बार अपनी गति की दिशा को बदला है। कब कब बदला है, तो जब 4 बार जहाँ जहाँ उसने गति किया है तहाँ तहाँ उसने क्या किया है, अपने जो है गति को यहाँ बदल दिया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ, अब मान ले कि एथलीट आयताकार पथ के स्थान पर षड़कोणीय पथ जो है जिसमें जो है 6 कोण मतलब 6 कोने दिए गए हों। ठीक है, कि ABCDEF के अनुदिश दौड़ रहा है, जैसा कि चित्र बी में दिया गया है। तो पहले हम चित्र बी को एक बार यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी गति को 6 बार बदलेगा। ठीक है, ये ठीक है, तो उसी चीज को दिया गया है। तो लिखा है आगे, तो लिखा है इस स्थिति में एथलीट को एक चक्कर पूरा करने में 6 बार अपनी दिशा को बदलना होगा। तो 6 बार उस पर दिशा उसने बदला। ठीक है, यदि पथ सड़क भुजाकार न होकर के सम अष्टभुजाकार पथ होता तो क्या होता, तो 8 बार बदलना पड़ता। आप इस मैप पे देख सकते हैं, यहाँ पर है, आप देखिए इसके 8 कोने हैं, अष्टकोणीय पथ है। ठीक है, ऐसे है। और अगला कौन सा है, वृत्तीय पथ है। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो लिखा है आगे, तो यह देखा गया है कि एक मतलब कि पथ की भुजाओं की संख्या में वृद्धि के साथ ही एथलीट को अपने मुड़ने की संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है। अगर हम अनिश्चित रूप से पथ की भुजाओं की संख्या बढ़ाए तो उन भुजाओं का आकार कैसा होगा। ठीक है, लिखा है यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि सभी भुजाओं की लंबाई घटकर एक बिंदु के समान हो जाती है और पथ का आकार लगभग वृत्त के समान हो जाता है, जैसे वृत्त वहां दिखाया गया है। ठीक है, अगर एथलीट एक वृत्तीय पथ पर नियत परिणाम वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होगा। मतलब वो मुड़ेगा नहीं, केवल जब वो गति की दिशा के अनुसार उसकी गति जो बदलेगी केवल। ठीक है, तो लिखा है आगे, इसीलिए पृष्ठीय जो है वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट त्वरित गति का एक उदाहरण है। वो त्वरित गति से वो आगे बढ़ता रहेगा। लिखा है कि हम जानते हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि जो है 2πr होती है। अगर एथलीट r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने में t समय लगता है तो उसका वेग क्या होगा, तो याद रखना जो है b बराबर 2πr/t हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब लिखा है, जब एक बिंदु मतलब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, एक क्रियाकलाप लिखा है कि एक धागे का टुकड़ा लें और उसके एक छोर पर जो है एक छोटे से पत्थर को बांध लें। धागे के दूसरे छोर को पकड़कर पत्थर की वृत्तीय पथ पर नियत चाल से घुमाएं, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, नियत चाल से इसको लगातार क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। अब पत्थर सहित धागे को छोड़ दें। क्या आप बता सकते हैं कि धागा छोड़ने के बाद जो है पत्थर की दिशा में जाएगा, तो जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में आगे निकल जाएगा। इस क्रिया को बार बार दोहराएं और वृत्तीय पथ के
अलग अलग जगहों से पत्थर को छोड़ें। या देखेंगे कि पत्थर की गति की दिशा एक समान है या नहीं है। ठीक है, तो एक समान होगी क्योंकि वो जहाँ से छोड़ेंगे वहीं से वो वहाँ से आगे की ओर निकल, अगर यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से, यहाँ छोड़ेंगे तो यहाँ से आगे की ओर क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ध्यानपूर्वक देखने पर आप पाएंगे कि पत्थर वृत्तीय पथ से स्पर्शरेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पत्थर को छोड़ा जाता है तो वह उसकी उसी दिशा में गति जारी रखता है जिस दिशा में उस क्षण जो है उस क्षण वह गति कर रहा है। इससे पता चलता है कि जब किसी पत्थर को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो उसकी गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे हम घुमाएंगे वैसे दिशा क्या होगी, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आगे लिखा है जब कोई एथलीट खेल प्रतियोगिता में जो एक चक्र जो है डिस्बस या गोले को फेंकता है तो वह उसे अपने हाथ में पकड़ता है और अपने शरीर को घुमाकर उसे वृत्तीय गति प्रदान करता है। इच्छित दिशा में एक बार छोड़ने के बाद गोला या चक्र उसी दिशा में गति करता है जिस दिशा में वह छोड़े गए समय पर गति कर रहा है। अगर हम यहाँ गति, मान लो कि इसको हम उठा के इसे गोला जब हम फेंकते हैं, हम जहाँ छोड़ेंगे वहीं से उसकी गति बढ़ जाएगी। उसी चीज को मैंने ऊपर समझाया था। आगे लिखा है यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार उक्त क्रियाकलाप में पत्थर के लिए वर्णित है। वस्तुओं की एक समान वृत्तीय गति के बहुत से चिरपरिचित उदाहरण हैं, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी की गति। तो चंद्रमा की पृथ्वी गति कैसी है, वृत्तीय गति है। पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चलता हुआ साइकिल सवार। ये सब क्या है, ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं जो नियत चाल से लगातार चलते रहते हैं। हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है ये भी जान लेते हैं। लिखा है स्थिति में परिवर्तन एक गति है, इसकी व्याख्या तय की गई दूरी या विस्थापन के रूप में की जाती है। ठीक है, आगे है दूसरा है एक वस्तु की गति एक समान या असमान दोनों उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है जो कि नियत या बदल रहा है। प्रति इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में हुआ विस्थापन उसका वेग होता है। ये भी जो है मैंने बताया था। ठीक है, किसी वस्तु का जो है त्वरण प्रति इकाई समय में उसके वेग में होने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे जो है ग्राफों के द्वारा वस्तु की समान और असमान गति को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से। आगे लिखा है जो है एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति को जो है की व्याख्या निम्न समीकरण के माध्यम से की जा सकती है जिसे यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं, इसलिए इसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे चैप्टर वाइज आपको सारी एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारे सब्जेक्ट की मिल जाए। आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।